हाय, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। यह एक इंग्लिश क्लास है जो कि बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए एक प्रैक्टिस सेशन है और सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए ये बेनिफिशियल है जिसमें भी इंग्लिश पूछे जाते हैं। और ये वोकैब सेक्शन है और ग्रामर पोर्शन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्लास 7th है ये बीपीएससी पैटर्न पे। आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट द पहला क्वेश्चन है फाइंड आउट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मतलब कौन सा वर्ड जो है वो इनकरेक्ट है इसमें। अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है एलियन, ऑलरेडी ALIEN, ये स्पेलिंग सही है। ACROSS ये भी सही है और AWFUL ऑफुल ये भी सही है। ऑलरेडी की भी सही है, मीन्स इसमें ऑल आर करेक्ट, एक ऑप्शन होना चाहिए था ऑल आर करेक्ट। जो क्वेश्चन था उसमें टाइपिंग एरर था ACCROSS, ये बाय मिस्टेक क्या हो गया, सही स्पेलिंग हो गया है, लेकिन यहाँ पे क्या है ऑल आर करेक्ट, मतलब ऑप्शन नंबर ई होगा ऑल आर करेक्ट। तो सबकी स्पेलिंग इसमें क्या है, करेक्ट है, अक्रॉस की, एलियन की, ऑलरेडी की एंड ऑफुल की। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में फाइंड आउट करना है इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड। अब यहाँ पे फर्स्ट है अकाउंटेंसी, तो अकाउंटेंसी की स्पेलिंग क्या होती है, ACCOUNTANCY, अकाउंटेंसी की मीन्स सही है। एक्वेंटेंस, एक्वेंटेंस की ACQUAINTANCE, तो एक्वेंटेंस की भी स्पेलिंग सही है। एफेक्शनेट, इसकी भी सही है, इसकी भी स्पेलिंग AFFECTIONATE ही होता है। इनकरेक्ट इसका स्पेलिंग है एक्यूमुलेट की। एक्यूमुलेट की स्पेलिंग क्या होती है, ACCUMULATE होती है, ना कि MU होती है। ये इसमें क्या है, एक एम एक्स्ट्रा है, डबल एम नहीं होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। इसका स्पेलिंग क्या होगी, करेक्ट स्पेलिंग होगी ACCUMULATE, यानी कि डबल एम नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इसमें है एसेंशियल। क्वेश्चन नंबर 3 है एसेंशियल, ESSENTIAL, मीन्स ये करेक्ट स्पेलिंग है। एनिहिलेशन, ANIHILATION। नेक्स्ट देखते हैं एमिशन, इसकी भी स्पेलिंग सही है, EMISSION। और डी है एरोनियस, तो ERRONEOUS, ये भी करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है। और इनकरेक्टली क्या है, एनिहिलेशन। एनिहिलेशन की स्पेलिंग होती है ANNIHILATION, एनिहिलेशन, ANNIHILATION, एनिहिलेशन। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा क्योंकि ये इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है करियर, फिर है कैलियस, कैलेंडर और कैरिस। तो करियर की स्पेलिंग क्या होती है, CAREER, ये करेक्ट है। कैलोस, CALLOUS, ये भी सही स्पेलिंग है। और कैरीज, CARRIAGE, ये भी करेक्ट स्पेलिंग है। रॉन्ग क्या है, कैलेंडर। कैलेंडर की सही स्पेलिंग क्या होगी, CALENDAR,
यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट स्पेलिंग इसकी क्या होगी, यहाँ पे ई हो जाएगा, DAR होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पे है कमीशन। क्या कमीशन की स्पेलिंग सही है, तो हाँ, COMMISSION ही होता है। कमेंट्री और कमिटी, कमेंट्री की COMMENTARY, ये भी स्पेलिंग सही है। कंपटीशन COMPETITION, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, ये है मिसस्पेल्ड वर्ड। कमिटी की स्पेलिंग क्या होती है, COMMITTEE, कमिटी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अब यहाँ पे इनकरेक्ट फाइंड, यहाँ पे करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फाइंड करना है। वहाँ पे क्या था, क्वेश्चन नंबर 5 तक इनकरेक्ट फाइंड करना था, अब यहाँ पे करेक्टली स्पेल्ड फाइंड करना है। फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मतलब कौन सी की स्पेलिंग सही है। क्यूरियोसिटी की स्पेलिंग दिया है। क्यूरियोसिटी मीन्स होता है उत्सुक होना या जिज्ञासा रखना, उत्सुकता या जिज्ञासा। क्यूरियोसिटी मीन्स जिज्ञासा या उत्सुकता। उत्सुकता। तो देखते हैं QUI, ये स्पेलिंग रॉन्ग है। CURIOU, ये भी रॉन्ग है। और CURIOUSITY, ये भी रॉन्ग है। क्यूरियोसिटी की एग्जैक्ट स्पेलिंग होती है CURIOSITY, क्यूरियोसिटी। यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में सर्कमलोक्यूशन। सर्कमलोक्यूशन की स्पेलिंग, सर्कमलोक्यूशन मीन्स होता है कपटपूर्ण। कपटपूर्ण। अब सर्कमलोक्यूशन की स्पेलिंग क्या होती है, CIRMCOLUTION, ये गलत है। सर्कम लोक्यूशन की स्पेलिंग ये गलत है। CIRCUMLO, ये सर्कम लोकेशन हो गया, ये भी गलत है। CIRCUMLOTCUTIEN नहीं होता है, क्या होगा, सर्कम लोक्यूशन की स्पेलिंग होगी CIRCUMLOCUTION, सर्कम लोक्यूशन। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है सिमेट्री। सिमेट्री मतलब होता है कब्रिस्तान। सिमेट्री मीन्स होता है कब्रिस्तान, और कह सकते हैं कि वेयर द डेड बॉडी आर बरीड, दैट प्लेस इज नोन एज सिमेट्री। तो सिमेट्री होता है कि स्पेलिंग करेक्ट क्या होगी, CEMETRY, ये भी रॉन्ग है। SYMETRY, CEMETARY, ये भी नहीं होता है। सिमेट्री की स्पेलिंग होता है CEMETERY। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट स्पेलिंग। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इन्वेलप। इन्वेलप मीन्स होता है लिफाफा। इन्वेलप मीन्स होता है लिफाफा, यानी कवर होता है पेज को रखने के लिए, लेटर रखने के लिए। तो क्या उसकी स्पेलिंग ऑनवेलप होती है, नहीं। इनवेलप, इनवेलप और इनवेलैप। तो ENVELAP नहीं होती है। ENVALOP, ये भी नहीं होती है। क्या हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, ENVELOPE, यानी बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ऑनरेरियम। ऑनरेरियम क्या होता है, ऑनरेरियम मतलब होता है मानदेय। मानदेय,
या कौशल यानी कार्य का कार्य शुल्क या कौशल शुल्क बोल सकते हैं, कार्य शुल्क। ऑनरेरियम की स्पेलिंग क्या होती है? HONOURARIUM नहीं होता है, HONOU नहीं होता, ये भी गलत है। HONOU डबल R नहीं होता, क्या होता है? HONORARIUM, ऑनरेरियम। ऑनरेरियम मतलब हो गया मानदेय या कौशल या कार्य के लिए सैलरी जो दी जाती है उसे मानदेय बोलते हैं, ऑनरेरियम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ है इडियम और फ्रेजेज स्टार्ट होते हैं यहाँ से, तो है कि चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ड एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द इडियम और फ्रेजेस। आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है अ स्नेक इन द ग्रास। अ स्नेक इन द ग्रास का क्या मीनिंग होता है? अ कवर्ड मतलब एक कायर, या ट्रीचरस, या फ्रेंडली पर्सन, या ऑनेस्ट पर्सन। ऑनेस्ट तो हो नहीं सकता, फ्रेंडली पर्सन हो ही नहीं सकता। अ स्नेक इन द ग्रास, अब दो में कन्फ्यूज़न है, तो अ स्नेक इन द ग्रास मतलब कि छुपा हुआ शत्रु या छुप के कोई चीज़ गलत करना, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका मतलब अ ट्रीचरस पर्सन। अ ट्रीचरस पर्सन, कवार्ड मतलब नहीं होगा इसका मीनिंग, क्या हो जाएगा? एग्जैक्ट ये होगा अ ट्रीचरस पर्सन मीन्स अ स्नेक इन द ग्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है एट द 11th आवर। 11th आवर मीन्स क्या होता है? द इनिशियल मोमेंट। इनिशियल मतलब क्या हो गया? प्रारंभिक समय। एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, एकदम अंतिम समय। एट इट्स यूजुअल टाइम, हमेशा की तरह। और एट द अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम, या सबसे पहले का समय। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एट द 11th आवर सेंस देता है किसकी? एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट मतलब अंतिम समय, लास्ट क्षण। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। अ स्मॉल फ्राई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ स्मॉल फ्राई? ये क्या सेंस देता है? वीक नहीं, लिटिल नहीं, इम्पॉर्टेंट नहीं। अ स्मॉल फ्राई मतलब होता है अनइम्पॉर्टेंट। अ स्मॉल फ्राई मीन्स अनइम्पॉर्टेंट, यानी कि तुच्छ या महत्वहीन। क्या हो जाएगा? महत्वहीन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। बट इन मीन्स क्या होता है? बट इन मीन्स होता है बाधा डालना। जैसे कि कोई दो लोग बात कर रहे हैं, उसमें इंटरप्ट करना, बाधा डालना या रुकावट। तो या टांग अड़ाना। अब इसका क्या होगा? रिकॉर्ड होगा? नहीं। इम्पोज होगा? नहीं। इम्प्रोवाइज होगा? नहीं। क्या होगा? इंटरप्ट, बाधा डालना, रुकावट डालना, टांग अड़ाना। बटिन मतलब क्या हो जाएगा? इंटरप्ट करना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। कट द मस्टर्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कट द मस्टर्ड? अब कट द मस्टर्ड मतलब होता है टू बी पेसिमिस्टिक, टू सक्सीड, टू बी एंग्री, टू टेक शॉर्टकट्स। टू टेक शॉर्टकट नहीं होता है, इसका मतलब होता है सफल होना या लक्ष्य को पूरा करना, लक्ष्य को प्राप्त कर लेना। तो कट द मस्टर्ड मीन्स क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, टू सक्सीड। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। कैटनैप का क्या मतलब होता है? रेस्ट होता है, फुल स्लीप होता है, लॉन्ग स्लीप होता है और शॉर्ट स्लीप होता है। तो क्या कैटनैप का क्या मतलब होता है?
कैटनैप का मतलब होता है शॉर्ट स्लीप, यानी बिल्ली की तरह नींद सोना, अचानक से तुरंत उठ जाना, तो शॉर्ट स्लीप बोलते हैं। कैटनैप का मीनिंग क्या होता है? शॉर्ट स्लीप, यानी कुछ क्षण के लिए नींद लेना, छोटी छोटी नींद लेना, दैट इज नोन एज कट नैप। कट नैप मीन्स शॉर्ट स्लीप। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं सबसे पहले। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव इन केस नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड, सेलेक्ट द ऑप्शन नो इम्प्रूवमेंट। अब इसमें जो बोल्ड लेटर है और अंडरलाइन वर्ड है उसका एक अल्टरनेटिव फाइंड करना है। यदि वो सही है तो ऑप्शन विल बी द नो इम्प्रूवमेंट, आंसर होगा नो इम्प्रूवमेंट। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। वेयर यू लेफ्ट योर बैग यस्टरडे। अब ये किस टेंस का सेंस दे रहा है? पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट टेंस का सेंस दे रहा है। तो क्या हो जाएगा? वेयर डिड यू लेफ्ट। अब पास्ट इंडिफिनिट टेंस से इंट्रोगेटिव बनता है, अगर इंटेरोगेटिव बनता है तो डिड के साथ V1 आता है। डिड के साथ क्या आता है? V1 आता है। तो वेयर डिड यू लेफ्ट, क्या ये सही होगा? डिड के साथ ये V2 आया है, इसलिए ये रॉन्ग होगा। वेयर वर यू लिविंग, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये पास्ट कंटिन्यूअस है। और वेयर डिड यू लीव, नो इम्प्रूवमेंट। तो यहाँ पे वेयर यू लेफ्ट अगर इंट्रोगेटिव है तो यू लेफ्ट नहीं हो सकता, क्या हो जाएगा? डिड का यूज़ होगा। केवल इम्परेटिव में होता है, डिड का यूज़ नहीं होता है पास्ट के। तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव है तो डिड हो जाएगा, और डिड के साथ क्या हो जाएगा? V1 का यूज़ होगा। तो वो किस में है? ऑप्शन नंबर सी में है, यानी कि सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा यहाँ पे? वेयर डिड यू लीव योर बैग यस्टरडे, आपने अपना बैग कल कहाँ छोड़ दिया था? ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, द पीपल ऑफ जापान आर वाइजर देन अमेरिका। अब यहाँ पे क्या है? द पीपल ऑफ जापान मतलब जापान के लोग अमेरिका के लोगों से वाइजर हैं, से बुद्धिमान हैं। तो अब यहाँ पे अमेरिका नहीं, वहाँ के लोगों को नहीं इंडिकेट कर रहा है। उसके लिए एग्जैक्ट वर्ड क्या होना चाहिए? वाइजर देन दोज ऑफ अमेरिका, मतलब कि जापान के लोग जो अमेरिका के लोग हैं। यहाँ पे डायरेक्टली अमेरिका मतलब अमेरिका कंट्री को इंडिकेट नहीं कर सकते, पीपल ऑफ अमेरिका को इंडिकेट करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वाइजर देन दैट ऑफ अमेरिका, ये नहीं होगा। वाइजर टू दैट ऑफ अमेरिका, ये भी नहीं होगा। नो इम्प्रूवमेंट भी नहीं होगा क्योंकि देन अमेरिका डायरेक्टली नहीं हो सकता, पीपल ऑफ अमेरिका कहना है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? बी, द पीपल ऑफ जापान आर वाइजर देन दोज ऑफ अमेरिका, वाइजर देन दोज ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, बीइंग अ प्लीजेंट इवनिंग वी वेंट आउट फॉर अ लॉन्ग ड्राइव ऑन अ हाईवे। अब बीइंग अ प्लीजेंट इवनिंग को इंडिकेट करना है तो क्या इसके पहले कोई सब्जेक्ट होना चाहिए? तो हाँ, यहाँ पे क्या बीइंग डायरेक्टली नहीं होगा, एज अ प्लीजेंट इवनिंग नहीं होगा, विद अ प्लीजेंट इवनिंग नहीं होगा इट बीइंग अ प्लीजेंट इवनिंग वी वेंट आउट फॉर अ ड्राइव ऑन अ हाईवे। तो एक प्लीजेंट इवनिंग थी, इसलिए वे वेंट आउट फॉर अ लॉन्ग ड्राइव ऑन अ हाईवे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्या? इट बीइंग अ प्लीजेंट इवनिंग वी वेंट आउट फॉर अ लॉन्ग ड्राइव ऑन अ हाईवे। ऑप्शन नंबर 20। ऑप्शन नंबर 20, ब्लड इज थिकर देन वाटर। अब यहाँ पे क्या होगा? ब्लड जो है वाटर से थिकर है, ब्लड इज थिकर देन वाटर। तो देन नहीं, देन का यूज तब के, इसका ये मीनिंग होता है तब का सेंस देता है। वेन भी नहीं होगा, मोर देन भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? नो इम्प्रूवमेंट। यहाँ पे कोई भी इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। ये क्या है? करेक्ट है, ये करेक्ट है।
इसलिए आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ से एक्टिव और पैसिव स्टार्ट हो रहा है। अब यदि क्वेश्चन एक्टिव में दिया है तो उसका सेम मीनिंग देने वाला पैसिव वॉइस फाइंड आउट करना है, और यदि सेंटेंस पैसिव वॉइस में दिया है तो उसका एक्टिव वॉइस फाइंड करना है। तो यहाँ पे हो जाता है बाई हुम वर यू टॉट मैथमेटिक्स। अब बाई हुम वर यू टॉट मैथमेटिक्स, ये क्या है, एक पैसिव वॉइस है। किसका है, ये पास्ट कंटिन्यूअस में बना है, यानी कि इसका एक्टिव वॉइस क्या हो जाएगा, इसका एक्टिव होगा पास्ट इंडिफिनिट में हो जाएगा। तो अब देखते हैं इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। हु विल टीच यू मैथमेटिक्स, फ्यूचर तो हो नहीं सकता क्योंकि ये फ्यूचर इंडेफिनिट में दिया है। हु टॉट यू मैथमेटिक्स, हु टीचिंग यू मैथमेटिक्स। अब यहाँ पे आईएनजी भी नहीं हो सकता। क्यों आया आईएनजी, क्योंकि अब तो पास्ट इंडेफिनिट में चाहिए एक्टिव वॉइस इसका। ये वर और V3 बना है तो ये पास्ट कंटिन्यूअस में बना है, यानी पास्ट इंडेफिनिट का चेंज होके कंटिन्यूअस में आया है। और हुम आर यू टीचिंग मैथमेटिक्स, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। हु टीचिंग कोई सेंस ही नहीं देता, कौन सा पार्ट ये है, कौन सा टेंस है ये। हु टॉट क्या हो जाएगा, हु क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया गया है, टॉट यू ये V2 है और ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ के सब्जेक्ट का, यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया और मैथमेटिक्स। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है राम वॉज सिंगिंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग फॉर हिज मदर। अब यहाँ पे ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस है। और पास्ट कंटिन्यूअस का कैसे बनता है, पास्ट कंटिन्यूअस में बनता है अब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वॉज या वर हो जाएगा और उसके बाद क्या लग जाएगा, बीइंग प्लस V3। तो यहाँ पे ये क्या है, ये एक्टिव वॉइस है, हमें पैसिव फाइंड आउट करना है। राम वॉज सिंगिंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग फॉर हिज मदर। अब राम जो है अपनी माँ के लिए एक ब्यूटीफुल सॉन्ग गा रहा था। ऑप्शन देखते हैं इसका क्या होगा। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, तो सब में यही दिया है। अ ब्यूटीफुल सॉन्ग वाज सung फॉर हिज मदर बाय राम। यहाँ पे क्या ये बीइंग है, V3 पैसिव वॉइस बना है, नहीं बना है। अ ब्यूटीफुल सॉन्ग वाज सung वॉज बीइंग संग होता तो एक बार सही होता, तो यहाँ पे ये नहीं होगा क्योंकि ये कंटिन्यूअस में है और कंटिन्यूअस का बनाने के लिए वाज या वर के साथ बीइंग आता है प्लस V3 आता है। अ ब्यूटीफुल सॉन्ग वाज संग, ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे संग बाय राम फॉर हिज मदर, यहाँ पे भी बीइंग नहीं लगा है। नेक्स्ट है अ ब्यूटीफुल सॉन्ग वाज सैंग बाय राम फॉर हिज मदर, ये भी नहीं होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अ ब्यूटीफुल सॉन्ग वाज बीइंग संग बाय राम फॉर हिज मदर। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। ये है निशा हैज़ रंग द बेल, निशा ने बेल बजाया। अब ये पास्ट किस में, ये प्रेजेंट परफेक्ट में है, प्रेजेंट परफेक्ट में है। तो प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, यानी कि हैज़ बीन हैव बीन हो जाएगा। अब ऑब्जेक्ट क्या है इसका, द बेल, तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा पैसिव वॉइस का। तो द बेल हैज़ बीन रंग बाय निशा, द बेल वॉज बीइंग रंग बाय निशा। वॉज बीइंग नहीं होगा क्योंकि ये पास्ट नहीं है। द बेल वॉज रंग बाय निशा, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये पास्ट नहीं है। द बेल हैज़ बीन बीइंग रंग बाय निशा, अब हैज़ का है तो केवल हैज़ बीन होगा, न कि हैज़ बीइंग होगा, तो ये भी रॉन्ग होगा। ऑप्शन नंबर सही क्या होगा, ए द बेल हैज़ बीन रंग बाय निशा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा, द बेल हैज़ बीन रंग बाय निशा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। टॉम पेंटेड द एंटायर हाउस, टॉम ने पूरा घर पेंट किया। अब यहाँ पे ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो किस में बनेगा, पास्ट कंटिन्यूअस में बनेगा, यानी हेल्पिंग वर्ब कंटिन्यूअस की लगेगी प्लस V3 लगेगा।
और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट हो जाएगा। तो हो जाएगा द एंटायर हाउस वॉज पेंटेड बाई टॉम। द एंटायर हाउस इज़ पेंटेड बाई टॉम। इस तो होगा ही नहीं। द एंटायर हाउस वर हो जाएगा, ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, एंटायर हाउस सिंगुलर है। द हाउस इज़ पेंटेड प्रेजेंट नहीं होगा, इसलिए ये भी रॉन्ग होगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। द एंटायर हाउस was painted by Tom। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 है हु डिड दिस, किसने किया। हु डिड दिस, यह किसने किया। तो दिस वॉज डन बाय होम। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट दिस नहीं है, वो एक दिस ही है, तो वहाँ पे उसको सब्जेक्ट के रूप में नहीं लाएंगे क्योंकि बाई किसके द्वारा किया गया है ये नहीं पता है। बाय whom was दिस डन, हु हैड डन दिस, यहाँ पे ये इंडिफिनिट है, तो जब भी बनेगा तो वो कंटिन्यूअस में बनेगा और V3 लगेगा। तो ये तो होगा नहीं और ये तो होगा नहीं। अब बचता है दिस वॉज डन बाय whom और बाय whom दिस वॉज डन। तो सबसे परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसके लिए, बाय whom वॉज, सबसे परफेक्ट आंसर होगा इसके लिए बाय whom वॉज दिस डन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। यदि ये नहीं रहता है तो एक बार ये चांस बनता है कि ऑप्शन नंबर ए हो, अदरवाइज ऑप्शन नंबर सी सबसे परफेक्ट आंसर है। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल यदि कंटेंट अच्छा लगे तो, और आगे लिटरेचर के भी कुछ पार्ट्स हम धीरे धीरे लेके आएंगे अपने लेक्चर्स में। धन्यवाद। प्लीज़ अगर कंटेंट अच्छा लगे तो